आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। यह दिल्ली सल्तनत ना सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट के सीरीज में बहुत जरूरी है, बल्कि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी आने वाली परीक्षा हैं, जैसे कि लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, इन सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इसका है। तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, लेकिन दिल्ली सल्तनत से पहले हम समझेंगे कि यह स्थिति बनी कैसे। जैसे कि हमने आपको इसके पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था हर्षवर्धन काल के बाद हमने पढ़ाया था राजपूत काल। लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि राजपूत काल जो लगभग 752 से 1200 ईस्वी तक शासन किया, इसमें राजपूतों के 4 वंश थे और ये चारों वंश हमेशा आपस में लड़ते थे। जैसे कि कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध देख लीजिए आप, हमेशा आपस में लड़ते थे। इसी कारण राजपूत काल के दौरान कोई केंद्रीय सत्ता नहीं बन पाई, यानी कि राजपूतों का शासन तो था भारत में, अन्य अन्य क्षेत्रों में शासन था, लेकिन वो कभी एकजुट नहीं हो पाए। और इसी का फायदा उठाए विदेशी शासकों ने। जब मोहम्मद गौरी हमारे देश पे आक्रमण करने के लिए आए, जो हालांकि तराइन युद्ध के बाद जो एक नींव पड़ा दिल्ली सल्तनत का आगामी, तो उसका ये सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे देश में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और राजपूतों के पास कोई एकता नहीं थी। तो इसी कारण दिल्ली सल्तनत जो आने वाले समय में मुगल काल की एक नींव पड़ी, तो ये हम विस्तार से समझेंगे और आज पढ़ेंगे। तो देखेंगे, तो जो आपका तराइन का युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, अक्सर एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कौन सा है। तो देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध है उसको लड़ा गया था 1191 में। किसके बीच में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के द्वारा। किसके द्वारा? याद करिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के द्वारा। और पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अब ठीक उसी के 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी के छल और षड्यंत्र के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया जाता है। अब देखिए, ये जो तृतीय तराइन का युद्ध है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो हार होती है, वो सिर्फ हार एक भविष्य में एक दुर्गामी मुसलमानों के लिए परिणाम जारी कर देती है। जैसे कि इस हार की वजह से विदेशी शासकों को या फिर विदेशी विदेशी जो आक्रांताएं थी, उनको यह पता चल गया कि भारत में शासन करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे फूट है, यहाँ पे एकता नहीं है, राजपूतों में एकता नहीं है। इसीलिए जब मोहम्मद गौरी जब अपने जीत का जश्न मनाते हुए भारत छोड़कर जा रहा था, तो उसने अपने दास को, यानी अपने गुलाम को, भारत की शासन सत्ता, भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान की शासन सत्ता सौंप दिया। तो अब देखते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है गुलाम वंश। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है, गुलाम वंश। अब गुलाम वंश का जो समय पीरियड है, वो गुलाम वंश का समय पीरियड है आपका 1206 से 1290। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुलाम वंश। अब देखेंगे इसमें, अब गुलाम वंश क्यों नाम पड़ा? गुलाम वंश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो असल में मोहम्मद गौरी का एक दास था। और मोहम्मद गौरी का जो दास था, उसी को ही मोहम्मद गौरी ने अपनी पूरी शासन, भारत के जीते हुए जितने भी उसके पास साम्राज्य और प्रांत थे, उसको सौंप कर वो अपने देश वापस लौट गए। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया। गुलाम वंश की स्थापना के बाद इसको कहा गया, कुतुबुद्दीन को लाख बख्श, यानी कि लाखों का दान करने वाला। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने दिल्ली सल्तनत में यानी भारत में शासन करना प्रारंभ तो किया, लेकिन उसने कुछ ऐसे परिवर्तन किए या फिर ऐसे अपने प्रभाव बताए जो इतिहास में दर्ज हो गया। जैसे कि इसने अपना नाम लाख बख्श, इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्यों लाख बख्श के नाम किए जाता है? क्योंकि लाखों के दान करते था। साथ में एक पुराण ख्वाह की प्रसिद्ध उपाधि इसको मिली थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक धार्मिक प्रवृत्ति नेचर का व्यक्ति था। साथ में इसने अपने शासन काल में दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो कभी कभी प्रश्न यह पूछ लेता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद
कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम कहाँ पे है? दिल्ली में। इसने बनवाया है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। उसके बाद कुतुब मीनार, कुतुब मीनार सूफी संत बख्तियार काकी की स्मृति में निर्माण कार्य का प्रारंभ किया गया था। तो यह थे हमारे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद हम देखेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ध्यान देने वाली बात है। जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो गुलाम का गुलाम हुआ कि नहीं हुआ? तो इल्तुतमिश जो है उसके बाद जो है इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुलाम वंश का, वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का कहा जाता है, और दिल्ली सल्तनत का भी। उसके बाद देखिए इसने अपनी प्रशासनिक मजबूती के लिए लाहौर से दिल्ली जो है राजधानी को स्थानांतरित किया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन करना प्रारंभ किया तो वो कहाँ से प्रारंभ किया? लाहौर से प्रारंभ किया। लेकिन जो ये थे इल्तुतमिश थे, इन्होंने अपनी भारत में मजबूत स्थिति बनाने के लिए अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया। उसके बाद इन्होंने तुर्क ए चहलगामी यानी कि चालीसा का गठन किया। अब देखिए तुर्क ए चहलगामी या चालीसा, ये 40 लोगों का एक संगठन था, 40 योग्य तुर्क दासों का संगठन था। यानी कि 40 ऐसे लोग थे जो तुर्क गुलाम थे, जो योग्य थे, जो विवेकशील थे, जो शिक्षित थे, जो राजनीतिज्ञ थे, उनका एक संगठन था जो दिल्ली सल्तनत के निर्माण में, शासन में अपनी भूमिका निभाते थे। उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टका और चांदी का सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल चलाया गया। उसके बाद इन्होंने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया। इक्ता व्यवस्था का मतलब क्या है? इक्ता व्यवस्था का मतलब देखिए कि जैसे कि होता है कि पहली बार जो है वेतन देने के, वेतन के लिए क्या मतलब होता है? एक भूमि दे दी जाती थी सैनिकों को, वेतन के बदले उससे उपज उनको मिलती थी। तो इक्ता व्यवस्था, इक्ता मतलब क्या है कि प्रशासनिक भूमि वेतन के बदले किसी को दिया जाना, उसी को कहते थे इक्ता। उसके बाद हम देखें, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके रजिया सुल्तान। अब देखिए इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया सुल्तान आती है, और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। क्या थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका। ये काफी निडर थी। अगर देखिए अगर ये और जीवित रहती, इनको षड्यंत्रवश मार दिया गया, लेकिन अगर ये और जीवित रहती तो शायद आज भारत का स्वरूप कुछ और होता। उसका कारण ये है, देखिए क्योंकि ये पहली बार पर्दा प्रथा को छोड़ा, पर्दा प्रथा को त्याग कर जो रूढ़िवादी विचारधारा है, परंपराएं हैं, उसको त्याग कर शासन की भूमिका में आई और यह गद्दी पर बैठी। उसके बाद जब ये गद्दी पर बैठी ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि जो 40 दलों का, जो हमने आपको पहले बताया था कि जो 40 तुर्कों का एक चालीसा बना था, उनको दिक्कत होने लगा। उन्होंने यह सोचा कि एक महिला हमारे ऊपर कैसे रूल कर सकती है, तो उन्होंने षड्यंत्र कर कर मरवाने का प्रयास किया। उसके बाद 1240 ईस्वी में, यानी कि 1236 में ये शासन गद्दी पे बैठती हैं और 1240 में इनकी हत्या कर दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि गयासुद्दीन बलबन, अब देखिए इन्होंने लोहे और रक्त की नीति अपनाई। देखिए जो गुलाम वंश के गयासुद्दीन बलबन थे, इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, शासन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन्होंने विद्रोहियों का दमन रक्त और लोह की नीति से अपनाया। इन्होंने विद्रोहियों का, मुगलों का, मेवाती लुटेरों का दमन करने के लिए बहुत कठोर सैन्य कार्रवाई किया। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो 40 तुर्कों का एक संगठन बनाया गया था, चालीसा दल का, इन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि चालीसा दल जो थे वो बनाया गया था एक ऐसी नीयत से जो दिल्ली सल्तनत की रक्षा कर सके, या जो दिल्ली की जो राजनीतिक सत्ता है उसको सुरक्षित रख सके। लेकिन समय के साथ उन 40 जो तुर्क थे उनमें व्यक्तिगत स्वार्थ जन्मा और वह राजा को ही नुकसान पहुंचाने लगी। इसीलिए जब इस मंशा को ये गयासुद्दीन बलबन जब समझ गए तो उन्होंने सर्वप्रथम इन 40 दल का ही दमन कर दिया, यानी कि उसको विखंडित कर दिया। उसके बाद इन्होंने सिजदा और पाबोस जैसी परंपराएं लाया। देखिए सिजदा का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि जो इस तरह जी हजूरी करते हैं, इसी को सिजदा और पाबोस कहते हैं। तो जो आप दरबारों में राजा जी की जय हो, इस प्रकार से जो एक परंपराएं चली, वो कौन चालू किया? वो चालू किए गए गयासुद्दीन बलबन के द्वारा चालू किया गया। उसके बाद क्या है, इन्होंने
दीवान ए आरिज यानी कि साम्राज्य की सुरक्षा हेतु सैन्य विभाग की स्थापना किया। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं आगे। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो शासन है वो है 1290 से 1320 ईस्वी तक। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा शासन काल रहा है, और अक्सर ये कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा शासनकाल किस वंश का था, तो आपको याद होना चाहिए वो था खिलजी वंश का। उसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, और इसकी स्थापना उन्होंने किया था। अब देखिए जलालुद्दीन जो खिलजी थे वो गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या करके वो राजा बने थे, और एक प्रकार से खिलजी क्रांतिकारी थे। साथ में ये उदार निरंकुशतावाद के समर्थक थे। उसके बाद यह एक ऐसे शासक थे जब उस समय बहुसंख्यक हिंदू थे, जनता बहुसंख्यक हिंदू थी और शासक मुस्लिम थी। उसके बाद इन्होंने बहुत शासन के लिए काम किया, शासन के विस्तार के लिए काम किया, लेकिन इनके एक भतीजे थे। भतीजे का जो नाम था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी काफी महत्वाकांक्षी और लालची राजा था, मतलब कि व्यक्ति था। उसने धोखे से अपने चचा यानी कि इनका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की प्रयागराज के कड़ा मानिकपुर में उनकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद स्वयं शासन सत्ता पे बैठ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, आपने मूवी तो आपने अक्सर देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी काफी क्रूर शासक था। क्रूर शासक के साथ साथ ये एक तरीके से काफी अय्यासी प्रवृत्ति का था, और उसके बाद इसने लेकिन एक प्रशासनिक सुधार किया अपनी शासन सत्ता को स्थायी करने के लिए। सबसे पहला सुधार क्या किया इसने? स्थायी सेना रखा, यानी कि उसको यह पता चल गया था कि मैं जिस शासन गद्दी पे बैठा हूं वो परमानेंट नहीं, सुरक्षित नहीं है, इस पर कभी भी आक्रमण या धोखे हो सकते हैं। तो उसने पहली बार क्या है कि इस विशाल स्थायी सेना रखा, और उसके बाद क्या है कि उसने जागीर के बदले नगद जो है सैलरी, नगद तनख्वाह देने का परंपरा चलाया। यानी कि जो पहली बार सैनिकों को, कर्मचारियों को जागीर के बदले, इक्ता के बदले जो नगद तनख्वाह, नगद वेतन मिलने की जो परंपरा प्रारंभ करता है वो करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्रूर तो था, लेकिन उसने उसके शासन करने की जो रणनीति थी और प्रशासनिक जो सुधार था, कहीं न कहीं वो दिल्ली सल्तनत और मुगलों के लिए बड़ी फायदेमंद होने वाली चीजें थी। इसीलिए आप देखें, उसके बाद देखिए इसने एक दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ किया था। अब आपको ये जानना होगा कि दाग और हुलिया प्रथा क्या है। दाग मतलब क्या है कि घोड़ों पे एक सिंबल को गर्म करके जो है दाग लगा देना, यानी कि घोड़ों को जला देना, जिससे वो चिन्हित हो सके, चिन्ह बन सके, पहचाना जा सके कि यह घोड़ा हमारी सेना का है, उसको कहते हैं दाग परंपरा। उसके बाद क्या कि इन्होंने हुलिया परंपरा प्रारंभ किया, यानी कि पहली बार सैनिकों की वेशभूषा, सैनिकों के ड्रेस के लिए, जिससे वो पहचाना जा सके कि हाँ वो हमारे ही राज्य के सेना है, हमारे ही राज्य के सैनिक है, ऐसी व्यवस्था इन्होंने लाया। उसके बाद हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक सुधार था। अलाउद्दीन खिलजी का जो आर्थिक सुधार था, इन्होंने बाजार व मूल्य नियंत्रण करने का प्रयास किया, बाजार या बल मूल्य नियंत्रण करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि अगर प्रजा पे, जनता पे मेरी पकड़ नहीं हुई और अगर मैं सेना को मजबूत नहीं कर पाया तो मैं अपनी शासन गद्दी से हाथ धो बैठूंगा। तो इसीलिए जनता को खुश करने के लिए या समाज में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उसने कुछ आर्थिक सुधार किया। जैसे कि उसने एक दीवान ए रियासत, क्या है, दीवान ए रियासत को नियुक्त किया, जिसको कहते हैं बाजार मंत्री, और इसने साहना ए मंडी का नियुक्त किया, जिसको कहते हैं बाजार अधीक्षक। अब इन नियुक्तियों का मुख्य काम यह था कि जो बाजारों में कालाबाजारी होती थी उसको रोक लगाना। साथ में उसने कुछ भूमि सुधार किए, यानी कि आपको आज के समय में जो एक भूमि के मानक की आप बात करते हैं जिसमें बिस्वा का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि भूमि को नापने के लिए, तो पहली बार बिस्वा का कॉन्सेप्ट किसने लागू किया था? उसने लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद ये पहली बार जो है अब उपज का 50% जो है खराज यानी कि टैक्स के रूप में जनता से लेना प्रारंभ किया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे की हम बात करेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन था वो था 1320 से 1414 ईस्वी। उसके बाद ये देखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार इसी में हुआ,
और उसके बाद कड़ा साम्राज्यवादी और जन कल्याणकारी नवाचार किया गया इसमें। अब हम देखेंगे, अब गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। इसने ना सिर्फ शासन में अपनी पकड़ बनाई बल्कि जन कल्याण के लिए बहुत काम की। सबसे बड़ी बात, इसने सिंचाई सुधार किया, क्योंकि वो यह मानता था कि अगर जनता के पास उपज नहीं होगी तो वो कैसे राजकोष में अपना योगदान देंगे। तो उसने सबसे पहले सिंचाई सुधार किया, जिसके तहत उसने जो है नहर निर्माण करवाया। और एक तरीके से भारत में जो है नहर निर्माण के पिता किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि आप जिस मुगलों को या फिर जिन दिल्ली सल्तनत को आप गाली देते हैं, कहीं न कहीं भारत के सुधार में, भारत की नीतियों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो एक तरीके से नहर निर्माण के जो जनक है वो कौन है? वो है गयासुद्दीन तुगलक। तो कभी कभी यूपी SSC पेट के ऐसे एग्जाम में एक फैक्चुअल डाटा के रूप में आपसे पूछ लेता है। क्या पूछता है आपसे? कि नहर निर्माण के जनक कौन है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि उन्होंने उदार राजस्व नीतियां अपनाई, जैसे कि उन्होंने जो लगान होता था, उन्होंने उपज का 1/10 हिस्सा या 1/11 हिस्सा लेना प्रारंभ किया। यानी कि इन्होंने उदार नीति अपनाया, जन कल्याण की भावना रखा और किसानों और श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का प्रयास किया। उसके बाद हम देखेंगे उन्होंने सूफी निजामुद्दीन और औलिया विवाद का जो है खत्म किया। उसके बाद हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक तो आप सुने होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, पहला क्या था? उन्होंने राजधानी बदला और मुद्रा बना। उन्होंने दौलताबाद को स्थानांतरित किया 1327 ईस्वी में। जनहानि हुई और असफल हुआ। उसके बाद दिल्ली पुनः आना पड़ा। उसके बाद उसने जो है सांकेतिक मुद्रा को बदला, यानी कि तांबे के सिक्के चलाए, जिसका घर में जाली और निर्माण हुआ, जिससे देश में अर्थव्यवस्था पे काफी नुकसान हुआ। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कृषि विभाग को ऋण देने की परंपराएं ला दिया, यानी कि पहली बार किसानों के लिए ऋण उपलब्ध किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। उसके बाद हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश के शासक हैं। इन्होंने जन कल्याण के रूप में इस प्रकार से काम किया कि इन्होंने जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार सहित 300 नगरों की स्थापना किया। उसके बाद इन्होंने जल कल्याणकारी विभाग बनाया, जिसको दीवान ए बदगान यानी कि दास और दीवान ए खैरात सहायता ये नियुक्त किया था। उसके बाद हम बात करेंगे दार उल सफा यानी कि गरीबों को मुफ्त इलाज और खैराती अस्पताल की व्यवस्था किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो एक तरीके से जो हमारे भारतीय परंपरा में जो जन कल्याण की भावना है, जिससे प्रेरित होकर नेता आजकल बड़े पोस्ट करते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों के द्वारा दिया गया एक नैतिक उपहार है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सैयद और लोधी वंश एक तरीके से अंतिम में ये शासक थे दिल्ली सल्तनत के। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये सैयद वंश की जो शासन पीरियड है वो 1414 से 1451 तक है। और इसके संस्थापक रहे हैं खिज्र खां रहे। कौन रहा है? खिज्र खां। तैमूर के सेनापति के रूप में दिल्ली पर कब्जा किया। उसके बाद अपने सैयद वंश की स्थापना करके शासन किया। उसके बाद देखेंगे हमने इसके रैयत आला यानी कि सुल्तान की उपाधि, रैयत आला, इन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, स्वयं केवल रैयत आला यानी कि सेवक का है। पहला जैसे यह व्यक्ति एक गुलाम वंश के शासक और दूसरा सैयद वंश के शासक, ये दो शासक ऐसे थे जो राजा के रूप में अपना शासन नहीं किए बल्कि एक सेवक के रूप में शासन किए। उसके बाद इनका जो धार्मिक स्वरूप था, दिल्ली को एकमात्र शिया संप्रदाय का राजवंश से नियुक्त करना था। यानी कि जो सैयद वंश था एक तरीके से शिया संप्रदाय के लोगों का वर्चस्व दिल्ली सल्तनत पे हो गया, दिल्ली शासन पे हो गया, तो उसी को कहते हैं सैयद वंश। उसके बाद हम बात करेंगे कि लोधी वंश की स्थापना किया था सिकंदर लोधी। और इन्होंने अपनी आगरा को, देखेंगे आगरा की राजधानी को आगरा बनाया, आगरा की स्थापना किया 1504 ईस्वी में यमुना के किनारे। उसके बाद अपनी इसको राजधानी बनाया। उसके बाद इसने गज ए सिकंदरी यानी कि भूमि नापने की एक जो है पैमाना, प्रमाणिक पैमाना प्रारंभ किया। उसके बाद इन्होंने गुलरुखी यानी फारसी भाषा में कविताएं लिखने हेतु गुप्त उपनाम का उपयोग करता था। यानी कि यह कविता प्रेमी था, यह साहित्यकार था। और जब ये कोई चीज लिखता था, सिकंदर लोधी कोई रचना करता था, तो सिकंदर लोधी अपना नाम वहां नहीं लिखता था बल्कि उसने एक गुलरुखी नाम का नाम रखता था, जो एक तरीके से राजा का ही उपनाम होता था।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी और पानीपत का युद्ध। अब हम आपको बता देते हैं कि जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, वहीं से दिल्ली सल्तनत खत्म होता है और मुगल काल का प्रारंभ होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि तो जो अंतिम अंतिम जो सुल्तान था दिल्ली लोदी वंश का, उसके आखिरी शासक जो है काफी कठोर था। अफगान सरदार उससे नाराज थे और इसीलिए पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि बाबर की जीत होती है। क्यों बाबर की जीत होती है? क्योंकि पहली बार तोप खाने का और तुगलामा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और ध्यान देने वाली बात है कि इब्राहिम लोदी एक ऐसा राजा है जो दिल्ली सल्तनत में युद्ध में मारा गया है और यहीं से दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। उसके बाद हम उस समय की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। जैसे कि उस समय नियुक्त किए जाते थे वाजीर प्रधान, जिनका मंत्रालय होता था दीवान ए विरासत और इनका कार्य होता है था राजस्व एवं वित्त विभाग। उसके बाद क्या है, गयासुद्दीन बलबन, इन्होंने मंत्रालय दीवान ए आर्य, जिनका काम था सैन्य भर्ती प्रशिक्षण एवं संसद विभाग। उसके बाद क्या होता था, दीवान ए कोई, जिसका काम था कृषि विभाग एवं ऋण वितरण। उसके बाद था दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रण एवं मूल्य निर्धारण। उसके बाद दीवान ए बदगान, दासों की देखरेख एवं कल्याण का काम, और इसको फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अब देखिए उसके बाद देखिए कई गांव मिलकर, गांव का जो मुखिया होता था, गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते थे और जो पटवारी, जो लेखपाल होता था उसको पटवारी कहते थे। कई गांव मिलकर तहसील बनते थे जिसको परगना कहते थे। परगना का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको आमिल कहा जाता था। कई तहसील मिलकर जिला बनता था जिसको सिख कहते थे, और सिख का जो अधिकारी होता था उसको सिखदार कहते थे। और कई जिला या कई सिख मिलकर इक्ता बनता था या प्रांत बनता था, और जिसके शासक को मुफ्ती या वली कहा जाता था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की समाज की अगर हम बात करें तो कुलीन वर्गों का शासन था, जैसे कि जो तुर्क थे, अफगान थे, जो सिया थे, जो अच्छे पदों पर जो शासन करने वाले थे वो वही वक्त थे, यानी कि कुलीन वर्ग शासन था। उसके बाद उलेमाओं का प्रभाव था। उलेमा जो है एक तरीके से धार्मिक व्याख्या करते थे और साथ में न्यायिक मामलों के ज्ञाता थे, इसलिए उनका उलेमा का प्रभाव था। उसके बाद आम जनमानस क्या था, आम जनमानस निम्न हिंदू कैटेगरी में आती थी, जो मुस्लिम आबादी एक तरीके से अल्पसंख्यक में थी, और जो हिंदू आबादी थी वो बहुसंख्यक थी, जिसमें किसान, दस्तकार, व्यापारी समाज यही लोग थे। उसके बाद हम बात करेंगे पर्दा और वह बाल विवाह। तो जो दिल्ली सल्तनत था उस समय भी पर्दा प्रथा था और बाल विवाह था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पर्दा प्रथा था वो हिंदू और मुसलमान दोनों में था। साथ में सती व जौहर, आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में सती व जौहर दोनों प्रथा थी। जौहर उसको कहते थे कि जब कोई महिला अपनी आत्मरक्षा करने के लिए अपने शरीर को अग्नि में जला देती थी उसको जौहर कहते थे। और सती, आपको पता होना चाहिए था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पति की मृत्यु के साथ पत्नी को भी चिता पर जला दिया जाता था, उसको सती कहते थे। तो यह एक तरीके से कुप्रथा हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ थी। उसके बाद महिलाओं में अधिकारों की कमी थी, वो संपत्ति के अधिकार को नहीं जानती थी। उसके बाद हम बात करेंगे उस समय की जो आर्थिक सुधार जो हुआ और आर्थिक स्वरूप कैसा था। उस समय देखेंगे जजिया कर और खराज कर लगता था। जजिया कर गैर मुसलमानों पे लगता था, यानी कि हिंदुओं पे जजिया कर लगता था, एक तरीके से धार्मिक कर था। और खराज कर लगता था गैर मुसलमानों किसानों से लगता था, जो उपज पे लिया जाता था। उसके बाद जकात कर कहते थे। जकात कर क्या लगता था, अमीर मुसलमानों पे लगता था, जो 2.5% होता था। उसके बाद खुम्स कर क्या होता था, युद्ध में लूटे गए 1/5 राजा का होता था और 4/5 सेना का होता था। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो भू राजस्व की दरें सबसे ज्यादा किसने लगाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया, सर्वाधिक 50%। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया, दोआब जो है 50%, और वो कब लगाया, अकाल वर्ष के दौरान। उसके बाद सामान्य दिल्ली सल्तनत में 33% उपज का 1/3 था। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अत्यंत सबसे कम दर लगाया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत काल के प्रमुख साहित्य, यानी कि अमीर खुसरो, जिसको तोता ए हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो जिसको तोता ए हिंद कहा जाता है, उसको कहते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज के जन्मे खुसरो के 8 सुल्तानों का काल था, और इन्होंने खड़ी बोली, कव्वाली, सितार, तबला जनक माने जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं
खजाइन उल फतू और तुगलकनामा। उसके बाद हम बात करेंगे अलबरूनी और इब्न बतूता का। अलबरूनी जो गजनवी के साथ भारत आया था, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद इन्होंने लिखा। और उसके बाद था इब्न बतूता, ये मोरक्को का यात्री था जो 1333 ईस्वी में MBT के समय भारत आया था और इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। तो उस समय के प्रमुख साहित्य और हमने कविता रचनाओं को पढ़ा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो हमने आपको मुख्य चैप्टर पढ़ा है, जितना यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा जाएगा इतना ही हमने पढ़ा दिया है। इससे आगे की जानकारी पाने के लिए आप हमारे दीप जीएस फाउंडेशन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कांटेक्ट नंबर है 9616401222। थैंक यू वेरी मच।